Dear students of English literature, we welcome you in our lecture 4 Hindi version lecture. Today our series is figures of speech or poetic devices. आज की हमारी इस सीरीज़ में हम आपको टीच करने जा रहे हैं हाइपरबली और ओनोमेटोपिया. स्टूडेंट्स, इन दीज टू फिगर्स ऑफ स्पीच हम देखेंगे कि क्या इनकी डेफिनेशन है और कैसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं. हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने समझा कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच आपने स्टडी की. आज हमारे इस सीरीज़ फिगर्स ऑफ स्पीच में हम टू फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपरबली और ओनोमेटोपिया आपको टीच करने जा रहे हैं. स्टूडेंट, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में ये लेक्चर्स आगे आपको और प्राप्त होते रहेंगे, जिसमें आप इन 7 फिगर्स ऑफ स्पीच से आगे भी कुछ और पोएटिक डिवाइसेस को जानेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच को जानेंगे. तो प्लीज़ इन लेक्चर्स को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें. और अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. आइए, हमारा आज का फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली. हाइपरबली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एग्जैजुरेट द मैटर्स. इन हिंदी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अलंकार है जिसे आप अतिशयोक्ति हिंदी में कहते हैं. अतिशयोक्ति का मतलब होता है हाइपरबली, और हाइपरबली को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसमें किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर, बहुत ज़्यादा घटाकर, उसके स्तर से बहुत उच्च ले जाकर या बहुत निम्नतम बिंदु तक ले जाकर हम वर्णन करते हैं. इस तरह के वर्णन को हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. देखते हैं कि इंग्लिश डेफिनेशंस क्या कहती हैं. इट इज़ यूज्ड एज अ ग्रेट एग्जैजुरेशन. एग्जैजुरेशन मीन्स किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना. किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि अगर किसी का देहांत हुआ तो कोई बहुत ही सैड था, लेकिन अगर हम इस तरह से कहें कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो आसमान आंसू भर भर कर रोया, तो आपको लगता है कि ये जो है इतना ज़्यादा बात को बढ़ा दिया गया कि जो है वह इंतहा से ज़्यादा हो गया या अपनी सीमा से परे हो गया. तो यहाँ पर हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच होता है. इट इज़ यूज एज अ ग्रेट एग्जैजरेशन. ये यूज़ किया जाता है एक एग्जैजरेशन में. तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन तो डेफिनेटली है, लेकिन इसके अंदर इट यूज़ किया गया है. तो इट किसे कहा गया है, तो हम ऐसी डेफिनेशन लर्न करने के लिए चुनेंगे जिसके सभी वर्ड्स आपके समझ में आने वाले हों और फर्स्ट रीडर जो पहली बार इसको पढ़ रहा है उसको बिल्कुल सब बात समझ में आ जाए. तो पहले तीनों डेफिनेशंस को अच्छे से देखते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन सी डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आप कोट कर सकते हैं. एग्जामिनेशन में अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में लिखनी पड़े तो कौन सी डेफिनेशन आप लिखेंगे. In second definition, in hyperbole, a statement is made emphatic by overstatement. Overstatement is the same meaning of exaggeration. Overstatement जब आप किसी बात को और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वहाँ पर hyperbole figure of speech होता है. ये ग्रीन कलर में लिखी गई डेफिनेशन को मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस डेफिनेशन को लर्न करें, और अगर एग्जामिनेशन में लिखना होता है तो इस डेफिनेशन को यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर विस्तार से आपको समझाया गया है. और न सिर्फ आप इससे समझेंगे बल्कि डिटेल में हाइपरबली को फाइंड आउट करना भी सीख जाएंगे. हाइपरबली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर और पर्सन्स आर प्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर. कहने का मतलब ये है कि हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच में हम थिंग्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे पेश करते हैं या प्रस्तुत करते हैं कि वे बहुत ज़्यादा उनका स्तर बढ़ा दिया जाता है और घटा दिया जाता है. उनको बहुत बेटर बना दिया जाता है, उनको बहुत ही निम्नतम घटिया बना दिया जाता है देन दे एक्चुअली आर, जितने वे वास्तव में होते हैं. अर्थात इस अतिशयोक्ति या हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच में आप किसी भी बात को बहुत बढ़ाकर, बहुत चढ़ाकर, बहुत घटाकर, बहुत निम्न बनाकर, बहुत उच्च बनाकर पेश करते हैं. अर्थात वास्तविकता से परे आप उसके स्तर को घटाते और बढ़ाते हैं. इसे हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं.
आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। हिंदी है कि खून की नदियाँ बह गईं, खून की नदियाँ बह गईं जंग में। तो यहाँ पर जो खून की नदियाँ बहना है, हाँ खून बहुत बह सकता है, और जो आपकी भूमि है वो लाल रंग की हो सकती है, लेकिन नदियाँ बह जाएं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर एग्जैजरेशन हुआ, बात बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल आसान है, आप इसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में किसी भी डेफिनेशन के साथ 2 एग्जाम्पल्स लिखने के लिए आपको आते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 10,000 सो आई एट अ ग्लेंस। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है डैफडिल्स, उसके अंदर ये लाइन आई है। इसमें कहते हैं पोएट कि मैंने एक ही नज़र में 10,000 देखे। ये डैफडिल्स फूलों की बात कर रहे हैं, तो ये जो है कुछ ज़्यादा हो गया, और इसका एग्जैजरेशन होने की वजह से यह आपका हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है। अब आगे हम देखते हैं कुछ दूसरा एग्जाम्पल इस फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। फिगर ऑफ स्पीच जो कि दूसरे बोर्ड्स में, जो यूपी बोर्ड से अलग हैं, वो सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर हम इनको पोएटिक डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ओ हैमलेट दाउ हेस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। यहाँ पर हैमलेट को एड्रेस किया गया और कहा कि तुमने मेरे हार्ट को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। क्या कोई 2 टुकड़ों में विभाजित होने के बाद अपने हार्ट को इस तरह से बात कर सकता है? नहीं, तो ये एग्जैजरेशन हुआ। यहाँ पर एक बहुत अहम बात और दी गई है कि यहाँ पर एग्जैजरेशन होने के साथ साथ यहाँ पर अपोस्ट्रोफी भी है, तो एक ही लाइन में 2 फिगर्स ऑफ स्पीच भी हो सकती हैं। इसमें ओ हैमलेट हम एड्रेस कर रहे हैं एक एब्सेंट थिंग को, एब्स्ट्रैक्ट थिंग को, तो यहाँ पर हमारा अपोस्ट्रोफी भी हुआ, और क्लेफ्ट माई हार्ट के अंदर एग्जैजरेशन होने पर हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच भी हुआ। शी शेड ओशंस ऑफ टीयर्स। शी शेड ओशंस ऑफ टीयर्स। अब यहाँ पर समुद्र भर आंसू बहाए, तो फिर बात ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली पोएटिक डिवाइस है। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पोएटिक डिवाइस पर, और ये पोएटिक डिवाइस जैसे कि आप नाम देखते हैं, थोड़ा सा नाम बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमें बोलना है, क्योंकि एक्चुअल में जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करनी है, और यही इसका वास्तविक नाम है, ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया। तो ओनोमैटोपिया के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसमें हम पाते हैं कि कोई भी साउंड उस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है जो जिससे ये साउंड बना है। जैसे कि मान लीजिए हम कहेंगे कि जो बीज हैं वो हमिंग करती हैं, भिनभिनाती हैं, तो भिनभिनाने से हमें मधुमक्खियों का पता चला, ठीक है। हमें रोरिंग से लायन का पता चला, म्यू से कैट का पता चला, बार्किंग से डॉग का पता चला, तो ये हम जान पाते हैं इस ओनोमैटोपिया में। An onomatopoeia consists in using a word similar to the sound। हम यहाँ पर ऐसे वर्ड्स पाते हैं जो किसी पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसको बोलता है वह उसका सब्स्टिट्यूट होते हैं। ये हमारी पहली डेफिनेशन है, और इसके साउंड के आधार पर हम देखते हैं, जैसे कि एन एप गिबर्स। तो एप क्या होता है? लंगूर होता है, तो लंगूर का साउंड गिबर्स, गिबर्स में हमें एप नज़र आता है। अ बी हम्स, अ कैट म्यू, अ बर्ड ट्वीटर्स। तो ट्वीटर्स जैसे ही हम सुनते हैं तो हमें एक साउंड पर्टिकुलर पता चलता है कि बर्ड का साउंड है। अ स्नेक हिसिस, हिसिस रिप्रेजेंट्स स्नेक, एंड अ कॉक क्रॉस, अ लायन रोर्स, अ हॉर्स ने, हिनहिनाना। तो यहाँ पर ये जो साउंड्स हैं ये पर्टिकुलर एनिमल के हैं, थिंग के हैं, ये वाटरफॉल्स हो सकते हैं या कुछ भी अदर नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। तो जो जहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं वहाँ पर ओनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, क्योंकि आपको डेफिनेशन एक लर्न भी करनी है समझने के साथ, तो देखते हैं। द यूज़ ऑफ अ वर्ड द साउंड ऑफ विच, द यूज़ ऑफ अ वर्ड द साउंड ऑफ विच इमिटेट्स और सजेस्ट्स इट्स मीनिंग। यानी एक वर्ड, ऐसा वर्ड जिसका साउंड उसके मीनिंग को सजेस्ट करता है।
जैसे कि म्यू, म्यू माने मैं करना, म्याऊ म्याऊ करना, म्यू म्याऊ करना। म्याऊ कौन करता है? बकरी। ये जो मैं करती है बकरी करती है, जिसको हम ब्लीड्स कहते हैं। और म्यू जो करती है, म्याऊ, वो बिल्ली करती है। तो अगर बकरी आती है तो हम वहाँ पर ब्लीड करेंगे, क्योंकि वो बकरी के लिए साउंड है। हालांकि हिंदी के साउंड से मैच नहीं करता, लेकिन म्यू म्याऊ के लिए है और म्याऊ कैट करती है। तो इस तरह से जो म्यू वर्ड है वो सजेस्ट करता है कैट के लिए। तो यहाँ पर आपने सीखा कि कैसे कोई भी जो वर्ड है या उसका जो साउंड है कैसे वो इमिटेट करता है उससे रिलेटेड बोलने वाले को। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन नंबर 3। ओनोमेटोपोइया इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। ये बहुत ही सरल और सीधी डेफिनेशन है, इसको याद करना इजी है और आप समझ भी पाएंगे कि क्या वर्ड किस तरह के अर्थ में यूज़ हो रहा है। ओनोमेटोपोइया इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो साउंड है उसके मीनिंग को सजेस्ट करता है। अब आइए देखते हैं इन एग्जाम्पल्स में कि कौन कैसे किसको सजेस्ट करता है। आई चैटर, चैटर एज आई फ्लो। तो यहाँ पर जो चैटरिंग साउंड है वह सजेस्ट करता है फ्लोइंग ऑफ वाटर को, टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। ये आपकी ब्रूक पोएम है, उसके लिए गई एक लाइन है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रेप्लाइज। इसके अंदर स्टूडेंट्स पेशेंस रेप्लाई करता है। पेशेंस एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है और इसके अंदर जो है पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि पेशेंस रेप्लाई कर रहा है, बोल रहा है। इसको ह्यूमन ट्रेट्स और क्वालिटीज़ दी गई हैं, तो ये उन को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे मानो कोई लिविंग बीइंग हो। और आगे जो मरमर वर्ड है, जो बड़बड़ाहट है, तो ये बड़बड़ाहट एंगर को शो करती है और कल बहते पानी को भी शो करती है। तो कई तरह से हम मरमर को यूज़ करते हैं। तो मरमरिंग साउंड, तो मरमरिंग इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट सम पर्टिकुलर साउंड एंड एक ऐसा आभास बताता है कि जो उनका हृदय है वह बड़बड़ा रहा है। तो यहाँ पर मरमर जो है एक साउंड को सजेस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मरमरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस। लूसी ग्रे के इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी ग्रे के बारे में बताते हैं कि नेचर ने कैसे उसके चेहरे को जो सुंदर था, कैसे नेचुरल साउंड्स ने उसको ब्यूटीफाई किया था। तो मरमरिंग साउंड जो है वो नेचर की जो साउंड्स हैं वह लूसी की ब्यूटी को कैसे इंटेंसीफाई करते हैं। तो यहाँ पर भी मरमरिंग आया जो कि साउंड को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर आपका ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल नंबर 4 में कूइंग ऑफ डव्स इज़ वेरी प्लीजिंग। तो कूइंग का मतलब है कि बर्ड्स के डव्स के साउंड, जो कि डव्स को रिप्रेजेंट करता है, वेरी प्लीजिंग। तो यहाँ पर कूइंग वर्ड आने की वजह से, जो कि एक साउंड शोइंग वर्ड है, ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब तलवारों का खनखनाहट और गन्स की फायरिंग, जिसको हम बूम कहते हैं इंग्लिश में, और खनक को क्लैंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस में है सोर्ड्स क्लैंग्ड एंड गन्स बूम्ड। तो इसके अंदर 2 बार साउंड शोइंग वर्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट्स, कई बार हमें एक्सट्रैक्ट दिया जाता है CBSE बोर्ड में, आपके NCERT बुक्स में आपने पोएम्स देखी होंगी, और उन पोएम्स में हमें फाइंड आउट करना होता है कि विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज। तो इस आधार पर आप उनमें से पोएटिक डिवाइसेस पिक कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है, और ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसको हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो आपके रिक्वायर्ड लेक्चर्स हैं, जो आप चाहते हैं कि हम आपको वह टॉपिक्स टीच करें, तो डेफिनेटली वो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेज सकते हैं। और ये फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस की ये सीरीज़ आगे जारी रहेगी। प्लीज़ देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।